Hey what's up guys, welcome back once again। हमारी आज की कहानी कुछ जाबाज लोगों की है जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर अपने देश को चुना। असल में उनके लिए ये एक आसान फैसला नहीं था, लेकिन जब बात देश की आती है तो हर आदमी झुक ही जाता है। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में नॉर्वे से होती है, जहां पर जर्मन आर्मी कब्जा करने के लिए यहां पर आने वाली है और इसमें बस कुछ ही घंटे बाकी है। अब इसी बीच फ्रेडरिक नाम का एक आदमी अपने घर पर अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जहां उसने अपनी बहन नीनी को भी इन्वाइट किया था। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक सायरन बजने लगता है और उन लोगों को छुपने के लिए बेसमेंट में जाना होता है। अब इन सभी को पता है कि जल्दी इन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जर्मन आर्मी कभी भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के लोग वहां का गोल्ड बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो गोल्ड जर्मन आर्मी के हाथ लग गया तो उनका देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग गोल्ड के बार को कुछ वुडन बॉक्सेस में रखकर लेबल करने लगते हैं ताकि उन्हें बैंक से बाहर भेजा जा सके। अब अगली सुबह जब फ्रेडरिक की वाइफ सारा सामान जाने के लिए पैक करने लगती है तो वो उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बैंक जाकर वहां के कुछ काम देखना था। असल में दोस्तों, फ्रेडरिक उसी सेंट्रल बैंक का सेक्रेटरी था और इन गंभीर हालातों में उसे वहां जाना ही पड़ता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि वो तो बैंक में बस एक मैनेजर है, आखिर वो वहां क्यों जा रहा है, क्या उसके लिए उसका परिवार जरूरी नहीं है। पर यह सुनकर फ्रेडरिक कहता है, बैंक में कुछ ऐसे पेपर हैं जो जर्मन आर्मी के हाथों नहीं लगने चाहिए, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब वो बैंक पहुंचकर उन सभी पेपर को जलाने लगता है। तभी उसे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि उसका दोस्त ऑस्कर है, उसका कॉल आता है। ऑस्कर उस वक्त अपने पास आने के लिए उसे कहता है क्योंकि वही एक आदमी है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक का मैनेजर उन सभी सोने के बॉक्सेस को रखने के लिए बैंक के एम्प्लॉय को बहुत सी लॉरी अरेंज करने के लिए कहता है, जिसे वो लोग बाहर के लोगों की मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। वहीं इन सब की कुछ देर बाद जब फ्रेडरिक अपने घर पहुंचा तो वो अपनी वाइफ को आवाज देता है, पर उसके घर में कोई भी नहीं था। असल में उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर स्वीडन चली गई थी, क्योंकि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये सब देखकर फ्रेडरिक को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक के बाहर अब बहुत सी लॉरी आ चुकी है और सोना उनमें रखा जा रहा है। इधर दूसरी तरफ नीनी जहाँ काम करती है वहां से सभी लोगों को घर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। बहुत सी जगहों पर जर्मन आर्मी आ चुकी है और वो लोग आसमान से बम गिरा रहे हैं। अब उस वक्त सारा सोना लॉरी में लोड हो चुका है और इंगवर नाम का एक बैंक क्लर्क वो सोना लिली हैमर के बैंक पहुंचाने के लिए कहा जाता है। उन लोगों के जाते ही जर्मन की आर्मी वहां आ जाती है और उनका मेजर ओटो सेंट्रल बैंक के बैंक मैनेजर रिक से पूछताछ करता है, और जब वो लोग उसे चाबी लेकर तिजोरी खोलते हैं तो उनमें वहां कुछ नहीं मिलता, जिसे मेजर को बहुत गुस्सा आता है। वो रिक को मारता भी है, पर इसके बाद भी वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वहीं फ्रेडरिक ऑस्कर को लेने के लिए उसके घर के बाहर जाता और उस वक्त वहां जर्मन आर्मी भी पहुंच चुकी थी। तभी ऑस्कर पीछे से आकर उसे कार में बैठ जाता है और रास्ते में फ्रेडरिक से कहता है वो उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन दे रहा है, जो कि था नॉर्वे के सोने को बचाना। पर यह बात फ्रेडरिक को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे तो बस जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंचना था। लेकिन तभी ऑस्कर उससे कहता है वो उसे एक ऑर्डर दे रहा है और वो फ्रेडरिक को बताता है फिलहाल सोना लिल हैमर में है और उसे जल्दी वहां से निकालना होगा और ब्रिटिश के एक शिप तक पहुंचाना होगा ताकि जर्मन उसे ढूंढ ना सके। अब क्योंकि फ्रेडरिक से ज्यादा भरोसेमंद वहां कोई नहीं था, इस वजह से वो उसे मिशन सौंप रहा था। वो फ्रेडरिक को उसकी फैमिली को कंट्री से बाहर भिजवाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जर्मन को उसका नाम पता चल गया तो वो उसके परिवार को सबसे पहले मार देंगे। अब ये उसके लिए करो या मरो की सिचुएशन थी, जिसके लिए फ्रेडरिक आखिर में मान ही जाता है और उसे लिल हैमर के बैंक के बाहर जाकर एक ऑफिशियल पेपर के साथ छोड़कर ऑस्कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे की सेना भी फ्रेडरिक के साथ देने के लिए निकल रही थी, क्योंकि इतना सोना वो बिना सिक्योरिटी के लेकर नहीं जा सकता। अब जब वो बैंक मैनेजर से उस गोल्ड को दिखाने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो किसी को भी ऐसे सोना नहीं दिखा सकता। तो फ्रेडरिक उसे अपना लेटर भी दिखाता है, पर लेकिन वो फिर भी मना कर देता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके बाद फ्रेडरिक वहीं बैठकर अपना काम करने लगता है। वो बैंक के फोन से ही अपनी वाइफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। तभी नीनी उसे मिलने के लिए आती है और जब उसे फ्रेडरिक के ऑपरेशन का पता चला तो वो भी उसकी मदद के लिए आगे आती है। हालांकि फ्रेडरिक को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो मिशन बहुत ही रिस्की था, पर नीनी का कहना है कि उसे इंग्लिश आती है और इस वजह से वो ब्रिटिश सेना से अच्छे से बात कर पाएगी, और ये सुनकर वो उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। वहीं अब भी बैंक मैनेजर उस लॉकर को खोल नहीं रहा था और उस वक्त वहां नॉर्वे का मेजर बोजॉन आता है, जो कि फ्रेडरिक का साथ देने के लिए वहां पर आया था। अब जब फ्रेडरिक उस मैनेजर के बारे में बताता है तो वो लोग मैनेजर को बहुत धमकाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेजर ओटो को बाहर के बच्चों से पता चला बहुत सी गाड़ियां लिल हैमर जाने के लिए निकली है और इससे उन्हें वहां का पता चल जाता है।
वही मैनेजर फाइनली लॉक खोलने के लिए रेडी हो जाता है, पर वहां का प्रेशर की वजह से उसे खुल नहीं रहा था। अब जर्मन की सेना भी वहां पहुंच चुकी थी और मेजर बुजॉन से और इंतजार नहीं हो रहा था। इस वजह से वो उस लॉकर को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बताते हैं। तभी फ्रेडरिक कहता है अगर उसने लॉकर नहीं खोला तो सारा सोना जर्मन ले जाएगी और इसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। ये सब सुनकर वो मैनेजर एक बार फिर ट्राई करता है और इस बार ही वो लॉकर खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ नीनी ब्रिटिशर से बात करने के लिए कार से आगे जा रही होती है और वो जर्मन की बातें भी सुन रही थी। इधर वो लोग सारा गोल्ड लेकर एक ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहां सारे गोल्ड की पहली रजिस्ट्री होती है। उसके बाद ही उसे ट्रेन में रखवाया जाता है। हालांकि मेजर बुजॉन को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि जर्मन वहां कभी भी पहुंच सकते हैं, पर उनकी कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक था, इस वजह से वो उसे कुछ भी कह नहीं पाते। तभी मेजर बुजॉन आते और इंगवर और उसके साथी से कहते हैं उन्हें ट्रेन की रेल को चेक करने के लिए आगे जाना होगा ताकि आगे के रास्ते में कोई जर्मन हो तो उन्हें पहले से पता चल सके। जिसके बाद सारे गोल्ड की एंट्री हो जाती है और उसे ट्रेन में लोड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंगवर और उसके साथी जब रेल चेक कर रहे होते हैं तभी उन्हें सामने एक लाश टंगी हुई दिखाई देती है, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। जब वो उसके पास जाते हैं तो वहां एक ग्रेनेड होता है जो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है और तब उसकी आवाज ट्रेन तक सुनाई देती है, जिससे सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। अब जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां इंगवर और उसका साथी बैठे थे और वो लोग असल में नॉर्वे के ही थे जो जर्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। यहाँ मेजर बुजॉन उन्हें समझाते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बड़े मिशन पर हैं और इस वजह से उनके साथियों ने उन्हें कुछ बताया होगा। इसके बाद वो लोग सुरक्षित वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मन जब लिल हैमर पहुंचते हैं तो वहां के मैनेजर से सोने के बारे में पूछते हैं। जब वो तिजोरी चेक करता है वहां भी सोना नहीं था, जिससे मेजर ओटो अब और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस वजह से वो अपने लोगों से पता करने के लिए कहता है कि आखिर सोना गया कहाँ। कुछ ही देर में उस ट्रेन के बारे में उन्हें पता चल जाता है। इस वजह से वो एयरप्लेन से उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एयरप्लेन से बचने के लिए मेजर बुजॉन उस ट्रेन को एक टनल में छिपा देते हैं और रात में जब वो प्लेन उड़ना बंद हो जाता है तब वो एक बार फिर से ट्रेन का सफर जारी रखते हैं। तभी सुबह होने पर स्टेशन के बाहर बहुत से लोग खड़े होते हैं, जिसे मेजर बुजॉन एक बार फिर अपने लोगों को सतर्क होने के लिए कहते हैं। अब जब ट्रेन रुकती है तो एक लड़की उनकी तरफ भागती हुई आती है और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक की सिस्टर नीनी होती है। वो उन सभी को बताती है कि आगे का पूरा रास्ता क्लियर है, वो आराम से जहाज तक पहुंच सकते हैं और उसे ब्रिटिश शिप के कैप्टन से बात भी कर ली है। ये न्यूज सुनकर सभी बहुत खुश और आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सब आराम से सोने को रखकर सुरक्षित घर चले जाएंगे और इस तरह वो कुछ देर में डॉक तक पहुंच भी जाते हैं। फ्रेडरिक एक बार फिर से सभी बॉक्सेस की नंबरिंग करने लगता है, जिस पर मेजर बुजॉन कहते हैं कि अभी ये रिस्की है क्योंकि जर्मन कभी भी वहां आ सकते हैं, लेकिन फ्रेडरिक उसकी एक नहीं सुनता और अपना काम करता रहता है। तभी अचानक वहां सायरन बजने लगता है। जर्मन प्लेन उन लोगों पर बॉम्ब से अटैक करने लगते हैं और इससे वो सारा सोना शिप में रख ही नहीं पाते और बचे हुए गोल्ड और सोल्जर के साथ वो ट्रेन एक बार फिर से वहां चलने लगती है। वो प्लेन उस ट्रेन के ऊपर बहुत से बम गिराती है, जिससे और ज्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। अब बहुत सी मुश्किल से वो लोग बचकर एक लोकेशन तक पहुंचते हैं, पर उस हमले में बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद मेजर बुजॉन बहुत गुस्सा होने लगता है। अब वो फ्रेडरिक को ही जिम्मेदार मानने लगता है। इतने में घायल लोगों को देखकर फ्रेडरिक का हौसला भी टूट जाता है और तभी उसकी बहन नीनी उसे संभालती है। वो उसे कहती है अगर उसने हिम्मत छोड़ दी तो वहां पर सभी लोग टूट जाएंगे और इससे उनका बहुत सारा नुकसान होगा। इसके बाद वो फ्रेडरिक को एक नंबर देती है जिससे शायद वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सके, लेकिन तभी अचानक उसे पता चलता है उनका ब्रिटिश से कनेक्शन टूट चुका है और इस वजह से उन्हें वापस बात करने के लिए जाती है। इधर फ्रेडरिक और बाकी के लोग सिचुएशन को संभालने में लग जाते। वो लोग सभी घायल लोगों की मदद करते हैं और शाम होते ही नीनी वापस आती है। वो अपने साथ बहुत सी फिश लाती है और फ्रेडरिक को बताती है ब्रिटिशर्स उसे कॉल करेंगे, जिसके बाद वो एक बार मिशन को पूरा करने के लिए वहां से चली जाती है। अब उस कॉल का इंतजार करते हुए फ्रेडरिक रात से वहीं बैठा रहता है और सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह को उसे कॉल आता है तो ब्रिटिशर्स उसे बताती हैं कि अब उनकी बस एक ही शिप बची है जो थोड़ी देर में वहां से जाएगी, इस वजह से उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। ये सुनकर मेजर बुजॉन सभी लोग एक साथ बहुत सी लॉरी लेने के लिए जाते हैं क्योंकि वो सफर अब ट्रेन से नहीं कर सकते। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि फ्रेडरिक एक बार फिर से उन बॉक्सेस की एंट्रीज करने के लिए बैठा हुआ है, जिससे वो सोल्जर को तुरंत बॉक्सेस को लॉरी में रखने के लिए कहते हैं। इसी के साथ उन दोनों में एक बहस चल जाती है, लेकिन तभी एक सोल्जर जो एक पोएट था वो कहता है कि वो सभी लोग नॉर्वे के लिए जो काम कर रहे हैं इससे उनका नाम इतिहास में गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा, इसीलिए उन्हें रूल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और वो उन्हें ये भी कहता है कि क्योंकि ऐसा मौका उन्हें रोज रोज नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अब ये सब सुनकर मेजर बुजॉन जाकर फ्रेडरिक के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे ये
कि सभी को क्या करना है। इसी के साथ सभी बॉक्सेस की एंट्रीज करने पर उन्हें लॉरीज में रख दिया जाता है। अब जर्मन आर्मी जो पहले ही बहुत गुस्से में थी क्योंकि उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, लेकिन अब वो ट्रेन को ढूंढने में कामयाब हो गए थे। उस ट्रेन की लोकेशन की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। तभी वहां सायरन बजने लगता है और फेडरिक और मेजर बुजॉन सभी के साथ सारा सोना लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उनकी पुरानी लोकेशन तक जर्मन पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब था वो बहुत ही जल्द उन तक भी पहुंच जाएंगे। इस वजह से वो सभी लोग अलग अलग रास्तों से डॉक पर पहुंचने का डिसाइड करते हैं। तभी फेडरिक की कार रास्ते में रोड पर फंस जाती है और बहुत कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ इंगवर और उसका साथी जिस कार से आ रहे थे उसका भी इंजन खराब हो जाता है। वो लोग उसे ठीक करने लगते हैं। काफी कोशिश करने के बाद फेडरिक की कार वहां से निकल पाती है और डॉक पर पहुंच जाती है। जर्मन भी अब उनके पीछे थे। अब मेजर बुजॉन फेडरिक से कहते हैं उन्हें निकलना होगा, पर फेडरिक कहता है उन्हें इंगवर का इंतजार करना होगा और बोट स्टार्ट करते ही वो लोग वहां आ जाते हैं। पर इसी के साथ जर्मन आर्मी भी वहां पहुंच चुकी थी। वो लोग उन पर लगातार हमला करना शुरू करते हैं और बोट तक पानी में दूर जा चुकी थी। तभी अचानक से एक एयरप्लेन ऊपर से उन पर हमला करने के लिए आता है, पर उसका निशाना मिस हो जाता है, जिससे सभी को राहत मिलती है। अब शाम तक वो उनकी लोकेशन पर पहुंचते हैं। तब तक वहां बहुत तबाही हो चुकी थी। उस पूरे बंदरगाह को जर्मन ने जला दिया था। अब बड़ी मुश्किल से वहां सारे सोनों को एक बार फिर से एंट्री की जाती है और तभी फेडरिक को नीनी दिखती है जो उसे बताती है कि उसे जो पैसे लेकर जाने हैं। अब उस वक्त वहां बहुत से जर्मन प्लेन कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है और आग लगने लगती है। अब फेडरिक नीनी की हेल्प करता और एक लकड़ी की मदद से उस घर के गेट को तोड़ता है, जिसके बाद वो लोग सारे पैसे वहां से निकाल लेते हैं। तभी अचानक इंगवर जो उस वक्त एंट्रीज कर रहा था उसके हाथ से कुछ पेपर उड़ जाते हैं। जब वो उन्हें बचाने के लिए जाता है तो उस वक्त वहां फायरिंग होने लगती है और उसे बचाने के लिए उसका एक और साथी आगे आता है, जिससे बहुत सी गोलियां लग जाती हैं। उस वक्त तक नीनी और फेडरिक आखिरी बॉक्सेस को निकाल कर बाहर ला रहे होते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें वो दोनों मरते मरते बचते हैं। अब सुबह तक जब वो वापस पहुंचते हैं तो उस वक्त इंगवर अपने साथी की लाश को गोद में लेकर बैठा था। वो एक कम उम्र का लड़का था जिसने ज्यादा दुनिया नहीं देखी। उसने इतना सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, उसे समझ आ गया था कि ये दुनिया जितना वो समझता है उससे बहुत ज्यादा सख्त है। अब मेजर बुजॉन उसे कहते हैं कि वो जो कर सकते थे उन्होंने वो किया, इसीलिए उन्हें चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे डॉक पर जाते हैं जो पास में ही था और वहां पर एक नाव वाले से उनकी मदद करने के लिए कहते। वहां के लोग पहले तो उन्हें जर्मन ही समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो नॉर्वे से हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए मान गए और लोग एक बार फिर सभी बॉक्सेस की एंट्रीज करके उन्हें 2 शिप में लोड कर देते हैं। और जब वो शिप समुद्र में जाती है तो अचानक एक जर्मन प्लेन ऊपर आ जाता है, पर वहां बहुत सारी बोट होने की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाया जाता। उन्हें पहचान पाना मुश्किल था, जिससे फाइनली वो लोग बच जाते हैं। तभी अचानक नीनी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि फेडरिक की फैमिली सेफ है और यह सुनकर वो बहुत खुश होता है। उस वक्त सभी लोग भी बहुत खुश थे। तभी वो पोएट एक पोयम गाता है जिसमें वो नॉर्वे के लोगों के सर्वाइवल के बारे में बताता है, ये भी कि इस तरह की रोमांचक सफर में उन सभी के अंदर एक असली जंग लड़ने की आग जलाती और वो सभी सच में आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।